पिछले वीडियो में आपने सॉइल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था, मिट्टी के प्रकार के बारे में। आज इस वीडियो में आपको पढ़ना है सॉइल इरेजन एंड सॉइल कंजर्वेशन, दो चीज़ें पढ़ना है। तो सॉइल इरेजन है क्या, पहले ये देखते हैं। मिट्टी अपर्दन या मृदा अपर्दन। तो मृदा अपर्दन क्या है? मृदा के कटाव और बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपर्दन कहते हैं। मृदा के कटाव और बहाव की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? मृदा अपर्दन। द प्रोसेस ऑफ सॉइल इरेजन एंड फ्लो इज कॉल्ड सॉइल इरेजन। यानी हमारी, आपको सॉइल बताया गया था, सॉइल है क्या कि हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर की जो लेयर होती है वो वही हमारी मिट्टी कहलाती है, जिससे प्लांट्स जो है अपने मिनरल्स प्राप्त करते हैं। अब कुछ रीजन्स हैं, जैसे पवन है, पवनें चलती हैं, नदी बहता हुआ जल आता है, वर्षा होती है। इन आदि के कारण से जो हमारी सॉइल है उसकी जो ऊपर की लेयर है वो कट जाए और बह जाए, उसे ही क्या कहते हैं? सॉइल इरेजन कहते हैं या मृदा अपर्दन कहते हैं। यानी जो ऊपर की पोषक उपजाऊ फर्टिलाइज सॉइल्स है उसका कटना, यानी उसका इरेजन होना, उसका फ्लो हो जाना ही सॉइल इरेजन कहलाता है। समझ गए होंगे। मिट्टी के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपर्दन कहते हैं। अब इसके बारे में देखना है कि अपर्दन होता कैसे है। वैसे अपर्दन होता ही रहता है, जैसे मृदा के बनने और अपर्दन की क्रिया आमतौर पर साथ साथ चलती है। नेचुरल है, सॉइल एक नेचुरल है यानी प्राकृतिक है, इसलिए उसका बनना, उसका इरेजन होना दोनों प्राकृतिक है। किंतु नेचर जो है इस पे अपना संतुलन बनाकर रखती है। यानी मिट्टी के बनने और उसके अपर्दन की क्रिया आमतौर पर साथ साथ चलती है और ये दोनों में संतुलन बनाकर रखती है। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरेजन गो ऑन simultaneously and generally there is a balance between two। यानी ये दोनों साथ साथ चलते हैं और ये दोनों क्या करते हैं, जो फॉर्मेशन है और इरेजन है, ये क्या करते हैं, जनरली एक बैलेंस बनाकर रखते हैं, जिसके कारण ये मिट्टी बनती भी रहती है और मिट्टी अपर्दित भी होती रहती है। परंतु जो ह्यूमन्स एक्टिविटीज़ हैं, मानव की क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं के कारण ये संतुलन डिस्टर्ब हो जाता है या भंग हो जाता है। और ये समटाइम्स दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब्ड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक जैसे देखेंगे वन उन्मूलन यानी डिफॉरेशन, ओवर इरिगेशन, अत्यधिक मतलब ओवर ग्राइजिंग, अति पशुचारण, निर्माण खनन यानी कि जो जो कंस्ट्रक्शन होता है और जो माइनिंग होती है यानी माइनिंग्स होती हैं, यानी कि खनन का काम होता है। इस कारण से यह जो है क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसमें बताया गया कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन है, ओवरग्राइजिंग है, कंस्ट्रक्शन है, माइनिंग्स हैं, इनके कारण क्या होता है कि जो ये यहाँ पर बताया गया कि आपस में बैलेंस रखता है, ये बैलेंस क्या होता है, ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण मिट्टी अपर्दन होती है, या कहें जिसके कारण मिट्टी के ऊपरी भाग कट कर बह जाती है और मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है। यानी ड्यू टू विच द टॉप फर्टिलाइज लेयर्स ऑफ सॉइल इज कट अवे एंड द सॉइल बिकम अंडर प्रोडक्टिव, यानी कि अनप्रोडक्टिव हो जाता है। यानी कि जो ऊपर की लेयर है, फर्टिलाइज लेयर है, वो जो है कट जाती है और मिट्टी क्या होती है, अनप्रोडक्टिव हो जाती है या अनुपजाऊ हो जाती है। ठीक है ना। अब इसमें कुछ दिया है, जैसे पहला नंबर दिया है कि हम आपको बता चुके हैं, पवन, हिमनद, बहता हुआ जल यानी कि विंड, ग्लेशियर्स और रनिंग वाटर जो है ये क्या करते हैं, इरोड सॉइल्स यानी कि मृदा अपर्दन को करते हैं। तो देखिए, पवनें जब तेजी से चलती हैं तो अपने साथ धूलकण को काटती हैं और बहा कर ले जाती हैं। ग्लेशियर हैं, जब पर्वतीय भूभाग से नीचे आते हैं तो रास्ते में जो सैल मिलती हैं उनको लगातार काटती हुई आती हैं। बहता हुआ जल, नदियां हैं, यह भी मिट्टी को क्या करती हैं,
काटती हैं या अपने साथ बहा कर ले जाती हैं, या ढाल से मिट्टी बह रही हो या अधिक वर्षा हो और खेतों से पानी बहे तो अपने साथ क्या करती हैं कि मिट्टी को यानी सॉइल को अपने साथ बहा कर ले जाती हैं। तो वही है विंड, ग्लेशियर एंड रनिंग वाटर इरोड सॉइल्स, यानी ये जो है मृदा अपरदन करते हैं। कुछ प्रकार हैं, उनको जानना है, ठीक है ना। जैसे 2-3 प्रकार आपको बताए जाएंगे। उसमें पहला हो गया कि गलीज इरेजन, दूसरा है सीट इरेजन्स और थर्ड बताया जाएगा विंड इरेजन। और भी हैं, आपको 3 पढ़ना है, बुक में 3 है, वही जानना है। तो ये देखिए, जो आपकी गलीज इरेजन्स है यानी अवनलिकाएं हैं, इसमें समझना क्या है। बहता जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बना देता है, जिन्हें अवनलिका कहते हैं। यानी जब किसी स्थान से जल बह रहा हो, जैसे ये भूभाग हो और यहाँ से जल बहना शुरू करे, तो कुछ बड़ी बड़ी खाई तैयार कर देता है, यानी गड्ढी नलिकाएं, गहरी वाहिकाएं बना देता है, रास्ते बना देता है, उन्हें ही अवनलिकाएं कहते हैं। तो द रनिंग वाटर कट थ्रू आउट द clay soil and make deep channel as gullies। समझ आ गया ना कि बहता हुआ जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बना ले, उन्हें ही क्या कहते हैं, अवनलिकाएं कहते हैं। ठीक है। अगला, द लैंड बिकम, उसी में है, द लैंड बिकम अनफिट फॉर कल्टीवेशन एंड नो एज बैड लैंड। यानी इस अवनलिका के कारण जब गहरी गहरी वाहिकाएं बन जाती हैं, गहरी गहरी नालियां बन जाती हैं, तो ये जो भूमि है वह जो है कल्टीवेशन की योग्य नहीं रह जाती है। यानी दिया है ना कि अनफिट फॉर कल्टीवेशन, जब कल्टीवेशन के लिए यानी कृषि के लिए अनफिट हो जाती है तो उसे बैड लैंड या हिंदी में उत्खात भूमि कहा जाता है। आपसे पूछा जाए उत्खात भूमि क्या है, तो आपको बताना है कि गलीज इरेजन के कारण जो मतलब कि गलीज इरेजन के कारण जो गहरे चैनल बन जाते हैं, डीप चैनल बन जाते हैं, उनके कारण जो भूमि है वो कल्टीवेशन के लिए अनफिट हो जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, बैडलैंड या उत्खात भूमि कहते हैं। सेकंड नंबर आ जाइए, सीट इरेजन या चादर अपर्दन। इसकी बात सीधे से समझना है। चादर अपर्दन क्या है कि भूमि के ऊपर से पानी बहे लेकिन वाहिका ना बनाए, ऊपर की परत को बराबर काटते हुए जाए। कैसे बनेगा? कई बार जल विस्तृत क्षेत्र के ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। यानी जब ऊंचे से ढाल की ओर जल बहता है तो ऐसी स्थिति में क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है, इसे चादर अपर्दन कहते हैं। यानी पूरे बराबर सतह से ऊपर की परत मिट्टी के साथ घुलकर बह जाए, उसे चादर अपर्दन कहते हैं। तो वही है, जब विस्तृत क्षेत्र के ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है, तो ऐसी स्थिति में क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर साथ बह जाती है, उसे चादर अपर्दन कहते हैं। यानी सम टाइम वाटर फॉलो एज ए सीट ओवर लार्ज एरिया डाउन ए स्लोप, इन सच एज cases topsoil washed away, this known as the सीट इरेजन। यानी उसे ही हम क्या कहते हैं, सीट इरेजन्स कहते हैं। यानी कि जब फ्लो से ऊपरी भाग से वाटर बराबर फ्लो से बहे, ढाल में बराबर बहे, और उसके जो टॉप सॉइल्स है वे वेस्ट हो जाए, घुल के बह जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, चादर अपर्दन कहते हैं। तीसरा है विंड इरेजन्स, पवन अपर्दन। विंड इरेजन्स, पवन अपर्दन। पवन अपर्दन सीधी सी बात है, पवनों द्वारा मैदान या ढालू क्षेत्र की मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपर्दन कहते हैं। जब बहुत तेज हवा चलती है, तूफान आंधी की तरह, या रेगिस्तान के क्षेत्र में बहुत तेजी से हवा चलती है, तो उन क्षेत्रों में जब पवन तेजी से चलती है तो मैदान या ढालू क्षेत्र की मृदा को अपने साथ उड़ा ले जाती है, उसे क्या कहते हैं, पवन अपर्दन या विंड इरेजन्स कहते हैं। यानी विंड ब्लो लूज सॉइल ऑफ फॉल्ट और फ्लैट और स्लोपिंग लैंड नो एज विंड इरेजन्स। यानी जो फ्लैट एरिया है, मैदान है, और जो स्लोपिंग है, वहाँ के सॉइल्स को अपने साथ ले जाए, उसे विंड इरेजन्स कहते हैं। तो आपको बता दिया गया कि आपका सॉइल इरेजन्स कैसे होता है, कौन कौन से प्रकार हैं। कोई भी आपसे
एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। अब सॉइल कंजर्वेशन भी जानना है और सॉइल कंजर्वेशन के भी कुछ प्रकार जानने हैं। तो सॉइल कंजर्वेशन से मतलब क्या है? सॉइल कंजर्वेशन मतलब ये है कि ऐसी विधि का प्रयोग कर दें कि मृदा अपने स्थान, जो हम बताया गया कि अपने स्थान से मिट्टी कट जाती है, उससे काटने को रोकना। मृदा संरक्षण का तात्पर्य है उन विधियों से है, मृदा संरक्षण का तात्पर्य उन विधियों से है जो मृदा को अपने स्थान से हटने से रोकते हैं। यानी सॉइल कंजर्वेशन है क्या या मृदा अपरदन है क्या? सीधी सी बात है, मिट्टी को अपने स्थान से कटने को रोकना ही सॉइल कंजर्वेशन कहलाता है। सॉइल कंजर्वेशन रिफर टू मेथड दैट प्रिवेंट सॉइल फ्रॉम मूविंग फ्रॉम इट प्लेस। यानी जो सॉइल मूविंग्स है उसको रोक लेना ही क्या है? सॉइल कंजर्वेशन है। तो रोकने की कई विधियां हैं, जैसे एक समोच्च जुताई है, दूसरा सोपान या सीढ़ीदार कृषि है, पट्टीदार कृषि है और रक्षक मेखला है। इन्हीं के बारे में जानना है। तो समोच्च जुताई या इसी को हम कहते हैं समोच्च जुताई या कंटोर प्लाइंग, कंटोर प्लाइंग, समोच्च जुताई। तो ये क्या है? ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है, इसे समोच्च जुताई कहते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए ये स्लोप ऐसे है, इस भूमि पर इधर को स्लोप है इस भूमि में, तो हम क्या करें? ढाल वाली भूमि में समोच्च रेखा के समानांतर, अगर इधर को स्लोप है तो हम हल कैसे चलाएं? ऐसे, यानी ऐसे हल की लाइनें बनेंगी तो जो जल है वो बहने में रोकेगा, इसे ही क्या कहते हैं? समोच्च। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखा के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है, उसे समोच्च जुताई कहते हैं। यानी ढाल इधर है तो हम इधर को हल चलाएंगे, ढाल इधर है तो ऐसे हल चलाएंगे तो तो जल बहाव की गति क्या होगी? घट जाएगी। यानी इसमें अगर देखें तो प्लाइंग along the contours lines can declared the flow of water down the slope, these called contour plowings। यानी जो प्लाइंग्स है इसमें दिया है प्लाइंग्स along the contour lines can declared follow the water down the slope, these called कंटोर प्लाइंग। यानी कुल मिला के समझना है कि इसमें करना क्या है कि हम ढाल के दिशा में, यानी ढाल के अनुसार जो है, ढाल के भी जैसे इधर को ढाल है तो हम जुताई ऐसे करेंगे तो जल बहाव की गति रुक जाएगी। अगला है सोपान या सीढ़ीदार कृषि। इससे क्वेश्चन आता है कि सोपान या सीढ़ीदार कृषि कहाँ होती है? तो सीधे से पर्वतीय क्षेत्र यानी हिल्स एरिया पे ये प्रयोग की जाती है, तो ढाल वाली भूमि पर। तो कभी भी आए तो ऑब्जेक्टिव आप लगा लीजिएगा। ढाल वाली भूमि पर सोपान या सीढ़ीदार कृषि की जाती है। सोपान कृषि अपरदन को नियंत्रित करती है, यानी कि इसमें आपको समझना है स्टेयर टू टेरेस्ट, स्टेयर और टेरेस्ट एग्रीकल्चर कैन बी डन ऑन द स्लोपिंग लैंड। स्टेयर फार्मिंग एक प्रकार से कर दें कंटोनर इरेजन्स, यानी कि एक कंट्रोल इरेजन्स। ये कंट्रोल करता है किसको? इरेजन को। मतलब ये भूमि ढाल वाली भूमि है तो हम स्टेप बना देते हैं, सीढ़ी बना देते हैं और स्टेप बना देते हैं, तो जो ढाल है उस फ्लो नहीं बनता, इसलिए मृदा अपरदन रुक जाती है। मिट्टी कट के वहीं रुकती है, अगले स्टेप पे जाती है, वहाँ रुक जाती है, अगले स्टेप पे जाती है, वहाँ रुक जाती है। तो जो फर्टिलाइज्ड सॉइल है वो नीचे बहकर नहीं जा पाती है। तो जो ढाल वाला एरिया है या कहें पर्वतीय या हिल्स एरिया है, उसमें हम क्या करते हैं? उसमें हम लोग स्टेयर एंड टेरेस्ट एग्रीकल्चर्स का प्रयोग करते हैं। टेरेस्ट, ठीक है ना? ढाल वाली भूमि पर सोपान और सीढ़ीदार कृषि की जाती है, समझ गए होंगे। अगला है पट्टी कृषि यानी स्ट्रिप फार्मिंग। पट्टी कृषि का है कि जो हमारे बड़े बड़े खेत होते हैं उनको छोटे छोटे पट्टियों में बांट देते हैं और फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगा देते हैं, जिससे पवनों के वेग को वो रोक कर धीमा करते हैं, जिससे खेत की मिट्टी कटने न पाए।
तो बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है और फसलों के बीच घास की पट्टियां उगाई जाती हैं। ये पवनों द्वारा जनित बल को कमजोर करती हैं। यानी लार्ज फील्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप ऑफ ग्रास आर left of grow between the crop. These break up the force of the wind. यानी ये जो है विंड के फोर्स को रोकने या कम करने का काम करती हैं, तो इसे पट्टी कृषि कहते हैं। अगली है रक्षक मेखला यानी कि शेल्टर बेल्ट। इसमें क्या किया गया, बड़े खेत के बीच में पट्टियां बनाई गई। इसमें क्या करेंगे, खेत के चारों ओर पेड़ लगा देंगे, तो ये भी क्या करेंगे, पवनों के वेग को रोकेंगे। तो पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक मेखला बनाते हैं, जिससे पवनों की गति, रक्षक मेखला बनाना भी पवनों की गति को कम करता है। इस रक्षक पेटी को पश्चिमी भारत में रेत के टीलों के स्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बस ये समझना है कि रक्षक मेखला क्या है कि ये हमारा अगर खेत है तो हम इसके चारों ओर क्या करेंगे, पेड़ लगा देंगे, तो जो पवनों का वेग है उसे ही पेड़ पहले क्या कर देंगे, कम कर देंगे, जिससे सॉइल इरोजन कम होगा। और ये मुख्यतः पश्चिम भारत के रेतीले भाग पर इसका प्रयोग किया जाता है। यानी अगर इसे कहें कि प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर्स आल्सो वर्क्स इन ए सिमिलर वे, ठीक है ना। रोज ऑफ सच ट्रीज आर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट। दीज शेल्टर बेल्ट्स हैव contributed significantly to the substantiation of stand due and in established the desert in western India। यानी कि पेड़ों को कतार में लगा के एक रक्षक मेखला बना देना जो पवनों के वेग को कम करते हैं। इसका प्रयोग हम पश्चिम भारत के रेतीले टीलों को रोकने में करते हैं। ठीक है, आपका ये चैप्टर आज से ख़त्म हो गया है। इसकी एक्सरसाइज आप लोग चेक कर लेंगे, जो ना आए उसके बारे में बताएंगे।